हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी की पिछली क्लास में हमने ये समझा था कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। ये करीब 100 अरब से ज्यादा आकाश गंगाएं हैं और हर एक आकाश गंगा में 100 अरब से ज्यादा तारे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है, हमारी कल्पना से भी विशाल है। तो आइए इसी आकाश गंगा के बारे में हम आगे कुछ समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये हमारी आकाश गंगा है जिसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे या इसको हम मंदाकिनी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस मिल्की वे के इस तरफ यहां पे हमारा सूर्य स्थित है और इस सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं सूर्य की, और इसी को मिला के हमने कहा था ये हमारा सौर मंडल है या फिर इसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। इसे सूर्य के ऊपर, सूर्य से थोड़ा सा दूर, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो है ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो इसी सूर्य से थोड़ा सा और दूर, यहां पे इसी सूर्य से थोड़ा सा और दूर कुछ और तारों के समूह पाए जाते हैं जिसे कि हम नक्षत्र कहते हैं। इनकी संख्या कुल 27 है। फिर इसी के बाद नक्षत्र के ऊपर वाली परत में, इस परत में तारों का कुछ और समूह पाया जाता है जिसे कि हमने तारामंडल कहा था। तारामंडल, और इनकी कुल संख्या होती है 89। तारामंडल क्या है? तारामंडल ताराओं का समूह है। बहुत सारे तारे जब मिल जाते हैं, बहुत सारे तारे जब गुच्छे के रूप में उपस्थित होते हैं, जैसे आपने अंगूर देखा होगा, तो उसी तरह से बहुत सारे तारे एक जगह इकट्ठा रहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं तारामंडल। तो इनकी कुल संख्या 89 है जो कि हमारी आकाश गंगा में पाई जाती है, और जितनी आकाश गंगाएं हैं उसमें तो पता नहीं कितना होता होगा। तो इस तारामंडल की संख्या 89 है। इसमें सबसे प्रमुख तारामंडल है आपका ध्रुव तारामंडल। ध्रुव तारामंडल, ध्रुव तारामंडल अगर हम देखें तो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ कहलाता है, नॉर्थ पोल, और नीचे का हिस्सा कहलाता है साउथ पोल। तो इसी नॉर्थ पोल के सीध में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है। ये आपका ये आपका ध्रुव तारा है। यहाँ पे आपका ध्रुव तारा चमकता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी से देखने पे ध्रुव तारा हमेशा जो है, इस तरह से देखेंगे तो हमेशा दक्षिण में दिखाई देगा। ठीक, ये आपका हो गया ध्रुव तारामंडल। इसके बाद एक तारामंडल और आता है चर्चा में, इसको हम कहते हैं हंटर तारा समूह, हंटर तारामंडल। इसी हंटर तारामंडल को हम कहते हैं मृग तारा समूह, मृग अर्थात मोर, मृग तारा समूह। इसका स्ट्रक्चर जो है एक शिकारी की भांति होता है। जैसे कि एक शिकारी हाथ में धनुष लेके किसी को मारने वाला हो, जैसे इस तरह से हाथ में धनुष लेके जो है किसी को मारने वाला हो, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। आइए हम देखते हैं कैसे। जैसे आकाश में कुछ तारे का इस तरह से समूह बना रहता है। जैसे ये मान लीजिए कि समूह है हमारा, ये इस तरह से, और ये ऐसे होता है। अगर हम इन बिंदुओं को मिला दें तो हम देखेंगे कि कोई आदमी खड़ा है जो हाथ में अपने धनुष लिए है और वो शिकार कर रहा है। ये इस तरह से देखिए, ये तो इस तरह की संरचना आकाश में दिखाई देती है। हालांकि इस तरह से लाइन नहीं बनी होती है, वो केवल ऐसे तारे, सिर्फ तारे ही दिखाई देते हैं। ये जो है हमारी कल्पना के तहत ऐसा दिखाया जाता है। इसके बाद आइए हम समझते हैं नक्षत्र।
नक्षत्र, नक्षत्रों की कुल संख्या है 27 अर्थात 27। ये भी तारों का समूह होता है, तारों का समूह होता है ये भी। आइए हम इसको जान लें। जैसे हमें पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ये हमारा सूरज हो गया और सूर्य का चक्कर हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है अर्थ। ये पृथ्वी हमारे सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है, 365 दिन, या फिर इसको हम 12 महीने भी कह सकते हैं। इसको हम 12 महीने भी कह सकते हैं। तो 12 महीने में पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरा कर लेती है और इसी 12 महीने में पृथ्वी 27 नक्षत्रों से गुजर जाती है, 27 नक्षत्रों से होकर गुजर जाती है। तो अर्थात एक महीने में, जैसे मान लीजिए कि यहां है आज 1 तारीख है, तो ये 30 तारीख तक पृथ्वी यहां पे पहुंच जाएगी। तो इस एक महीने के बीच में 2 तारा समूह को, 2 से 3 तारा समूह को ये पार कर लेती है और ये होते हैं नक्षत्र। और जब 2 नक्षत्रों को पृथ्वी पार कर लेती है तो इसी को कहते हैं राशि। राशि, जो हमारी राशि निर्धारित की जाती है बचपन में। तो अर्थात एक महीने में जब एक राशि होती है तो 12 महीने में कुल 12 राशियां होती हैं। अब हम आइए देखते हैं इसके आगे सौर मंडल को, हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम अर्थात सौर मंडल। सौर मंडल की जानकारी हमें सर्वप्रथम कोपरनिकस ने दी। कोपरनिकस ने हमें यह बताया कि सूर्य के चारों तरफ केवल पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती है, पृथ्वी के अलावा कई ग्रह हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। तो इन्हीं सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रहों को मिला के उसको सौर मंडल की संज्ञा दी कोपरनिकस ने। कोपरनिकस, ये जैसे इन्होंने बताया कि ये हमारा सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ कुछ ग्रह हैं जो चक्कर लगाते हैं। जैसे ये हमारा बुध हो गया, उसके बाद शुक्र हो गया, फिर आपकी पृथ्वी आती है, फिर आपका मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, फिर आपका शनि है, फिर आपका अरुण है, फिर आपका वरुण है। शनि के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, इस तरह से अरुण के भी पाए जाते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। शनि में कुल 7 छल्ले होते हैं इस तरह के। जैसे ये शनि है तो इसमें कुल इस तरह से 7 छल्ले होते हैं, ये ऐसे कुल 7 छल्ले पाए जाते हैं, जबकि इस अरुण में जो है केवल 5 छल्ले पाए जाते हैं। इसको हम आगे समझेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि ग्रहों के निर्माण के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। ग्रहों की उत्पत्ति के सिद्धांत वो क्या होते हैं, आइए हम समझते हैं। ग्रहों की उत्पत्ति के सिद्धांत। ग्रहों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत दिए गए उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग को हम कहते हैं अद्वैतवाद का सिद्धांत। अद्वैतवाद अर्थात इसको कहते हैं मोनिस्टिक थ्योरी। इस सिद्धांत में यह बताया कि सूर्य और पृथ्वी या फिर अन्य ग्रह, इन सब की उत्पत्ति एक ही तत्व से हुई है, इसलिए हम इसको अद्वैतवाद कहते हैं। मतलब सबका निर्माण केवल एक ही वस्तु से हुआ है। इसमें कुछ विद्वान थे जिन्होंने हमको बताया, इस अद्वैतवाद में सबसे पहले आए आपके
सबसे पहले आए आपके कांट महोदय। कांट महोदय, कांट महोदय के सिद्धांत को हम कहते हैं गैसीय सिद्धांत, गैसीय थ्योरी, गैसीय थ्योरी, या फिर इसी को हम कहते हैं वायव्य राशि परिकल्पना, वायव्य राशि परिकल्पना। ये केवल परिकल्पना होती है, वैज्ञानिक लोग अपनी अपनी परिकल्पना देते हैं। तो कांट महोदय ने कहा कि पृथ्वी या फिर अन्य ग्रहों की उत्पत्ति जो है वो सूर्य से ही हुई है। सूर्य जब नेबुला अवस्था में था, सूर्य जब एकदम मतलब सूर्य जब बन रहा था, तो इसी सूर्य का एक भाग, जैसे ये सूर्य है, को पता है कि सूर्य के चारों तरफ जो इसका हाइड्रोजन है वो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है, प्लाज्मा अवस्था में। तो कांट महोदय ने कहा कि इसी सूर्य का एक भाग यहां से इस तरह से ये अलग हो गया, ये वाला भाग, और जब ये अलग हो गया तो यही जो है टूट के सारे ग्रहों का निर्माण कर दिया। इसी में से छोटे छोटे टुकड़े हुए और इसी से मिलके जो है ग्रहों का निर्माण हो गया। तो हमने ये समझा कि कांट महोदय ने बताया कि सूर्य जो है जब अपने नेबुला अवस्था में था, तो उस समय इसी सूर्य का एक भाग, चूंकि सूर्य जो है वो प्लाज्मा अवस्था में है और सूर्य के घूर्णन के कारण खूब ये तेजी से घूमता है, बहुत तेजी से, इस तरह से घूमने के कारण इसका एक भाग अलग हो गया, और जब अलग हो गया तो यही भाग मिलके जो है सारे ग्रहों का निर्माण कर दिया। इसके कांट महोदय के बाद कांट महोदय के बाद आए आपके लाप्लास महोदय। लाप्लास जी, लाप्लास के सिद्धांत को निहारिका परिकल्पना कहा जाता है। निहारिका, निहारिका परिकल्पना, या फिर इसको नेबुला कहते हैं, नेबुलर, नेबुलर थ्योरी। लाप्लास महोदय ने हमको ये बताया कि सूर्य जो है, सूर्य का भाग घूमते 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 ये जो है अपनी तेजी से घूम रहा था, तो इस सूर्य का एक भाग बाहर वाला, ये वाला भाग ठंडा हो गया, ये जो है ठंडा हो गया। और जब ये ठंडा हो गया तो चूंकि सूर्य अपने घूर्णन पे, अपनी धुरी पे तेजी से घूम रही है, तो जब ये भाग ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद ये टूट गया, ये भाग जो है टूट के इस तरह से निकल गया, चारों तरफ का भाग, ये वाला भाग टूट के निकल गया, और यही फिर अपनी ग्रेविटी के कारण जुड़ के ये वाले भाग ग्रहों का निर्माण कर दिए। हमने ये देखा कि कांट महोदय ने ये बताया कि भैया सूर्य का जो है एक भाग जो कि प्लाज्मा अवस्था में था, वही भाग टूट के अलग हुआ, और उससे जो है ये भाग जैसे अलग हुआ तो इससे सब ग्रह बन गए। लेकिन लाप्लास महोदय ने बताया कि नहीं, सूर्य का भाग जब गर्म था तब नहीं टूटा, जब सूर्य ठंडा हुआ तब टूटा। उन्होंने बताया कि सूर्य का ये भाग जब ठंडा हो गया तब जो है छिटक छिटक कर निकलने लगा, और फिर जब ये निकल गया तो इस तरह से छिटक गया पूरे ब्रह्मांड में, और जब ये छिटक गया तो यही अपनी ग्रेविटी के कारण इकट्ठा होके ग्रहों का निर्माण कर दिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे लाप्लास और कांट की परिकल्पना को। अब आइए हम इसके आगे देखते हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि सबसे पहली परिकल्पना जो थी वो थी अद्वैतवाद की परिकल्पना, अद्वैतवाद की, और दूसरी जो परिकल्पना थी द्वैतवाद। द्वैतवाद, इसका मतलब ये है, अद्वैतवाद में ये कहा गया कि सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रह सब एक ही तत्व से मिलकर बने हैं। लेकिन द्वैतवाद में ये कहा गया कि भैया सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रह एक तत्व से नहीं बने हैं, ये जो है अन्य तत्वों से भी मिलके बने हैं। कैसे, आइए समझते हैं। द्वैतवाद में सबसे पहले आए आपके चैम्बरलिन महोदय। चैम्बरलिन महोदय, चैम्बरलिन ने हमको ये बताया कि भैया कांट और लाप्लास ठीक तो बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण सूर्य से हुआ है,
इसको हम भी मानते हैं, लेकिन सूर्य के घूमने से नहीं हुआ है, उसका कारण कुछ और था। तो देखिए इन्होंने इसका कारण क्या बताया। इन्होंने ये बताया कि ये हमारा सूर्य है और ये तेजी से घूम रहा है इस तरह से, और इसी के पास एक तारा जो है, जो कि बहुत बड़ा तारा था, वो इसके पास से गुजरा। ऐसे 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 धीरे धीरे करके सूर्य के पास से एक तारा गुजरा। तो जब ये तारा गुजरा तो इसकी आकर्षण शक्ति अर्थात ग्रेविटी के कारण, इस तारे की आकर्षण शक्ति के कारण, ग्रेविटी के कारण इस सूर्य का भाग तब टूटा, अपने घूमने से नहीं टूटा, इस तारे की ग्रेविटी के कारण टूटा। और जब ये टूटा तो इसका ये भाग जो है छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे बट गया, और जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया तो यही सारे मिलके जो है ग्रहों का निर्माण किया। अब देखिए, आप ये देख रहे हैं कि अब तक हमने 3 लोगों की परिकल्पना बता दी, लेकिन तीनों लोग एक ही बात बता रहे हैं। तीनों लोग कह रहे हैं कि सूर्य से ही एक भाग टूटा है जो कि अलग हुआ है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब आइए इसके देखते हैं। चैम्बरलिन ने कहा कि सूर्य जो है, सूर्य के पास से कोई तारा गुजरा, उस तारे की ग्रेविटी के कारण एक भाग जो है इसका टूटा, और टूट के ये छिटक गया, और छिटकने के बाद फिर ये आपस में संगठित होके तारा बन गए। चैम्बरलिन के बाद आए एक जीन्स महोदय। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। चैम्बरलिन के बाद दूसरे जो आए जेम्स जीन्स। जेम्स जीन्स जेम्स जीन्स महोदय ने बताया कि भैया ठीक है, चैम्बरलिन सही कह रहे हैं, चैम्बरलिन जो कह रहे हैं वो एकदम सही है, लेकिन एक बैग नहीं टूटा, वो सूर्य से एक बैग नहीं टूटा, वो धीरे धीरे करके टूटा। देखिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा यह सूर्य है, सूर्य के बगल से एक तारा तो गुजरा, इसको हम भी मान रहे हैं, इस तारा से यहां से गुजरा, लेकिन जब ये तारा यहां पे था तो इस सूर्य से एक छोटा सा भाग टूटा, और जब थोड़ा सा और आगे आया तो इससे और बड़ा भाग टूटा, फिर जब यहां पे ये आया तो इससे और बड़ा भाग टूटा, और फिर जब ये जाने लगा तो छोटे छोटे भाग टूटे। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि सूर्य के समीप जो बड़ा तारा पास आ रहा था, उसके पास आने से एक बैग नहीं टूटा, जब थोड़ा दूर था तो थोड़ा सा टूटा, फिर थोड़ा पास गया तो थोड़ा और बड़ा टूट गया, फिर जब एकदम में पास चला गया तो इतना बड़ा टूट गया, और फिर जब दूर जाने लगा तो छोटे छोटे भाग टूटे। तो यही सब छोटे छोटे भाग जो है, छोटे और बड़े भाग मिलके जो है ग्रहों का निर्माण किए। और इन्होंने यह भी बताया कि इसी कारण से हमारे कुछ ग्रह छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। जैसे हमारा बुध जो है, बुध ग्रह, शुक्र, मंगल और आपका बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी, उन्होंने बताया कि यह ग्रह इसीलिए छोटे हैं। और उसके बाद आपका बृहस्पति अर्थात जुपिटर, सैटर्न अर्थात शनि, उसके बाद अरुण और वरुण, ये ग्रह इसीलिए बड़े हैं। तो आई होप आप चारों परिकल्पनाओं को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम एक बार फिर देख लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। इसमें सबसे पहले अद्वैतवाद की परिकल्पना दी गई, अर्थात तारे और ग्रह एक ही उससे बने हैं, एक ही धातु से बने हैं, एक ही चीज से बने हैं। अद्वैतवाद में सबसे पहले आया आपके कांट महोदय ने कहा कि जब सूर्य गर्म था तो उसी समय एक भाग टूट गया, एक भाग सूर्य से टूट गया बड़ा सा, और वही जो है टूट टूट के ग्रह बन गए। उसके बाद आए लाप्लास महोदय ने कहा कि भैया जब सूर्य गर्म था तब नहीं टूटा, प्लाज्मा अवस्था नहीं टूटा है, सूर्य जब उसका बाहरी भाग जब थोड़ा ठंडा हुआ तब टूटा, और वो जब टूट गया
तो वो गैस और धूल में बन गया। तो फिर वो आपस में संगठित होकर सारे ग्रहों का निर्माण किया। उसके बाद चैम्बरलिन ने कहा कि भैया सूर्य से ऐसे नहीं टूटा है, सूर्य के पास एक तो तारा बड़ा सा आ गया तब टूटा। और फिर आए आपके जीन्स महोदय ने कहा कि भैया देखिए, तारा आया, सूर्य से टूटा, सूर्य के पास बड़ा सा तारा आया, उसकी ग्रेविटी की वजह से टूटा, लेकिन एक बैग नहीं टूटा, छोटे छोटे करके टूटे। पहले छोटा टूटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर बड़ा। तो इन्होंने हमको ये बताया। लेकिन फिर बाद में जब ये जांच किया गया कि भैया सूर्य में तो केवल हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, लेकिन जो अन्य ग्रह है पृथ्वी, मंगल, बुध, इसमें तो आपका नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, सल्फर भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, और भी 100 से ज्यादा तत्व इसमें पाए गए। तब जो है इन सबकी परिकल्पना को जो है गलत साबित कर दिया गया। अब आइए देखते हैं इसके आगे जिसकी परिकल्पना को माना जाता है। इन सब के बाद आए आपके लिलिटन एंड फ्रेयड महोदय। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको कहा जाता है अभिनव तारा सिद्धांत। इन्होंने हमें यह बताया कि सूर्य तो अपनी जगह था, ठीक है, सूर्य अपनी जगह था, और एक तारा जो है और था, एक तारा इसके पास से भी गुजरा, सूर्य के पास से एक तारा गुजरा, लेकिन इसी के साथ एक तारा और था। इन्होंने बताया, लिलिटन महोदय ने बताया कि कुल 3 तारे थे, 3 तारों से जो है ग्रहों का निर्माण हुआ है। इन्होंने बताया कि सूर्य तो था ठीक है, अपनी जगह था, ये घूर्णन कर रहा है, और एक तारा इसके पास से गुजरा ये वाला, लेकिन उसी के पिछवा एक तारा और था, और जब ये थोड़ा सा और पास हो गया तो इसमें हो गया विस्फोट, अर्थात सुपरनोवा हमने आपको बताया है। सुपरनोवा अर्थात अभिनव तारा ये बन गया, अभिनव तारा। जब इसमें विस्फोट हो गया तो इसके कण जो है इस तरह से छिटक गए, पूरे ऐसे करके पूरे जो है इसके कण चारों तरफ छिटक गए, और जब ये फूट गया तो ये आराम से निकल गया और ये बन गया ब्लैक होल, ये बन गया ब्लैक होल। लेकिन ये जो फूट के पूरा छिटक गया था चारों तरफ, यही फिर धीरे धीरे संगठित होने लगे, और संगठित होने के बाद ये फिर ग्रह का निर्माण करने लगे। अब इसमें जो इसके पहले की थ्योरी थी उसमें यह कहा गया कि सूर्य में केवल हाइड्रोजन और हीलियम था, लेकिन इन सब ग्रहों में और भी तत्व हैं। तब इन्होंने सिद्ध कर दिया कि भैया ठीक है, सूर्य से ये नहीं बना है, ये उस तारे से बना है जो इसके समीप आया था, और दूसरे तारे के आकर्षण की वजह से ये विस्फोट कर गया, और उसी के तत्व जो है संगठित होकर ग्रहों का निर्माण कर दिए। और इन्होंने बताया कि इसी वजह से इन ग्रहों में अलग तत्व पाए जाते हैं, जबकि सूर्य में अलग तत्व पाया जाता है। अब तक जो है इनकी मान्यता, इनके हाइपोथेसिस, इनका सिद्धांत है, इसको अब तक मान्यता मिली हुई है। तो आई होप आप जो है 5 सिद्धांत को समझ गए हैं। सिद्धांत और भी हैं, लेकिन आपके लिए केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इन्हीं 5 सिद्धांतों में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सोलर सिस्टम को समझ गए होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी हमको जरूर बताइएगा, और इसके आगे की क्लास हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप अपने सुझाव हमको जरूर दिया करिए। और हाँ, अगर इस चैनल से आपका कुछ फायदा होता है, आपको अगर अच्छा लगता है, आपको ये लगता है कि इससे हमें कुछ मिल रहा है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। ठीक, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।